हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ एरर्स के कंसेप्ट को समझेंगे कि प्रेपोजिशन से रिलेटेड अगर एरर होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और इस बात पे हम लोग जोर देंगे, इस पे हम ज्यादा इम्फेसिस देंगे। ठीक है, और इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि अगर प्रेपोजिशन से एरर है तो वो क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है, वो अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये है पे अटेंशन टू द कंसेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड अगर कॉमन एरर होता है, एरर डिटेक्शन होता है या स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन होते हैं, तो वैसे सिचुएशन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम प्रेपोजिशन को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रेपोजिशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेपोजिशन है एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन का रिलेशन सेंटेंस में यूज किए गए और भी जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच बतलाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है बिफोर एंड पोजिशन का मतलब होता है प्लेसमेंट। Means the placement of a word before a noun or pronoun to show its relation with other parts of speech used in the sentence is simply known as preposition. तो इसे हम क्या कहते हैं, preposition कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इन्हें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है, कह रहा है there is a book on the table। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पर एक वर्ड जो है वो ग्रीन कलर में मेंशन्ड है। ठीक है, ये है ऑन। ये जो ऑन आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या कर रहा है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा कि प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। क्या ये यूज हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पर यूज हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन जो है वो एक नाउन टेबल, ये आप देखिए यहाँ पर टेबल जो एक नाउन है उसके पहले यूज हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नाउन के पहले यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रपोजिशन है ऑन जो कि नाउन टेबल के पहले यूज हुआ है और इसका रिलेशन जो है वो बुक के साथ बतला रहा है। ठीक है, यानी ये प्रपोजिशन ऑन है जो कि एक नाउन टेबल के पहले यूज हुआ और उसका रिलेशन जो है सेंटेंस में यूज किए गए जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे यहाँ पर बुक है, उसके बीच में बतला रहा है। ठीक है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये बुक कहाँ पर है, तो टेबल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बुक और टेबल के बीच में एक रिलेशन को बिल्डअप किया जा रहा है, रिलेशन शो किया जा रहा है। इस वजह से हम ऑन को क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन कहेंगे। तो होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा कि प्रेपोजिशन एक्चुअली होता क्या है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे हम इसके और कंसेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पर प्रेपोजिशन से रिलेटेड जो एरर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, इसको जरा ध्यान में देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब कोई भी प्रोनाउन प्रपोजिशन के बाद अगर यूज होता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, किसी दूसरे केस में नहीं रहेगा, तब तक जब तक कोई आगे नाउन ना आ जाए। ठीक है, अगर किसी प्रपोजिशन के बाद, ठीक है, एक प्रोनाउन आता है, आगे नाउन नहीं है, प्रोनाउन आता है। ठीक है, और वो प्रोनाउन जो है प्रपोजिशन के बाद जब आया है तो वो किस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोनाउन है प्रपोजिशन के बाद और उस प्रपोजिशन प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ जाए तो वो प्रपोजिशन जो होता है पॉसेसिव केस में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आगे नाउन नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में आपको जो प्रोनाउन है उसे कौन से केस में रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वही कहा जा रहा है कि जो भी प्रोनाउन जो आएगा प्रपोजिशन के बाद वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, चाहे प्रोनाउन हो या कोई भी वर्ड जो प्रपोजिशन के बाद आ रहा है, चाहे वो नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पे प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्लियर है। अब ये जो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, तो हमने पहले वर्ड कर दिया यूज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। नाउन का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं, लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये ध्यान रखेंगे कि अगर प्रपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो ये इंश्योर कर ले कि वो प्रोनाउन कौन से केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ये ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव केस के बारे में यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे मी है, मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, किसका? आई का, ठीक है, समझ रहे? अस जो है ऑब्जेक्टिव केस है, किसका? वी का। हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ही का। शी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, आई मीन हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, शी का। और देम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, दे का। तो ध्यान रखें, जब भी कोई प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज किया गया हो तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कह रहा है दिस इज फॉर यू एंड मी। अब यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तो सेम होते हैं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मी होगा, कहीं भी क्वेश्चन में आपको मी की जगह पर आई लिखा हुआ रह सकता है, यानी दिस इज फॉर यू एंड आई, ठीक है, समझ रहे बात को। तो दिस इज फॉर यू एंड आई में आई रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये जो हमने प्रोनाउन यूज किया है वो किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो कौन से केस में रहता है? ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, इसे हमें ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये पहला कंसेप्ट हुआ प्रेपोजिशन का एरर डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि जब भी आप देखें कि प्रोनाउन का यूज किसी प्रेपोजिशन के बाद किया गया है तो इस बात को इंश्योर कर ले कि वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो प्रेपोजिशन होता है जनरली वर्ब से फॉलोड नहीं होते, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट, ठीक है। प्रेपोजिशन जो होते हैं वो वर्ब से फॉलोड नहीं होते हैं, ठीक है। जब अगर ऐसा होता है, ठीक है, यानी अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि वो जेरेंड के फॉर्म में रहे। कौन से फॉर्म में रहे? जेरेंड के फॉर्म में रहे, ठीक है। अब ये जेरेंड का क्या मतलब हुआ भाई? तो देखिए जेरेंड का मतलब होता है V1 प्लस ING फॉर्म, V1 प्लस ING फॉर्म, जो कि एक वर्बल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्बल नाउन। यानी ये दिखता तो वर्ब की तरह से है लेकिन एक्ट कैसा करता है? एक नाउन की तरह से करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वर्ड है फ्रॉम, ये प्रेपोजिशन है, उसके बाद जो वर्ब यूज किया गया है वो कौन से फॉर्म में यूज किया गया है? तो ये V1 प्लस ING के फॉर्म में यूज किया गया है, इस वजह से ये करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर अगर आप लिखते हैं ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंक वाटर, ठीक है, फ्रॉम ड्रैंक वाटर, फ्रॉम ड्रंक वाटर, ठीक है, फ्रॉम ड्रिंक्स वाटर, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। होप आपको ये पॉइंट समझ में है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, ही इंसिस्ट्स ऑन ट्राइंग अगेन। ऑन यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन है, और यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या लगाना है? V1 प्लस ING लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात हो रही है कि प्रेपोजिशन के पोजीशन से रिलेटेड, कि कहाँ पर प्रेपोजिशन जो होता है यूज होना चाहिए। तो जनरली मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, समझ रहे हैं बात को। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेपोजिशन जो है किसी सेंटेंस का लास्ट वर्ड नहीं हो सकता है, उनके बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज करना ही पड़ेगा, क्या है ना। लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जहां पर प्रेपोजिशन जो है सेंटेंस के एंड में यूज हो सकता है, यानी उसके बाद कोई दूसरा वर्ड नहीं हो सकता है। आई मीन ना तो नाउन होगा, ना प्रोनाउन होगा, ना फिर कोई जेरेंड होगा, ठीक है। वो सेंटेंस का लास्ट पार्ट रहेगा। इसी के बारे में हम इस कंसेप्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे समझते हैं कि हमने कहा आपको कि जो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाए तो वैसे सिचुएशन में जो प्रेपोजिशन होना चाहिए वो सेंटेंस के एंड में यूज होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो कह रहा है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, दूसरा कह रहा है हु वर यू टॉकिंग टू। अब यहाँ समझना है स्टूडेंट्स कि क्या वाकई में यहाँ पर लास्ट में प्रेपोजिशन का यूज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो समझिए, तो यहाँ पर व्हाट का जो आंसर आएगा वो बेसिकली इस प्रेपोजिशन का क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। हम ऐसा सिंपल तरीके से अगर ऐसा समझे कर यू आर लुकिंग फॉर व्हाट जनरली, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करना होता है तो WH वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के बिगिनिंग में होते हैं, समझ रहे हैं बात को। इसी वजह से व्हाट को हमें कहाँ ले जाना पड़ा? सेंटेंस के बिगिनिंग में। अगर ऐसे हम देखें तो ये व्हाट किसके बाद आना चाहिए? फॉर के बाद आना चाहिए, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और आपको पता होता है कि जिसका भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो या वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है,
वो उनके बाद ही आएगा, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन के बाद, और वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद आना चाहिए। ये एक पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और जब इंटरोगेटिव की बात आ जाती है तो वो पर्टिकुलर वर्ड जो है जिसके वजह से क्वेश्चन बनेगा, वो पर्टिकुलर वर्ड जो है सेंटेंस के बिगिनिंग में चला जाता है। ऑल्दो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, फिर भी हम इसे सेंटेंस के बिगिनिंग में ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव वर्ड है। क्लियर? तो यहाँ पर व्हाट जो है वो प्रपोजिशन 4 का ऑब्जेक्ट है, और ये कैसे आपको क्लियर होगा? जब व्हाट का जो आंसर आएगा, यानी उस सेंटेंस का जब आप आंसर देंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए कह रहा है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो अगर आप यहाँ पे आंसर लिखते हैं तो लिखेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूं। तो आप देखिए लुकिंग फॉर जो है उसके बाद हमने क्या यूज किया? पेन यूज किया। ये पेन जो है वो किसका आंसर है? तो व्हाट का आंसर है। समझ रहे हैं? तो ये जो फोर है जो कि एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ठीक है। और हमने कैसे पहचाना? तो आप इसको दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो आप इसको यहाँ पर रख कर देखिए, कह रहा है यू आर लुकिंग फॉर व्हाट, एक हो गया। और दूसरा उस क्वेश्चन का आंसर को रख कर देखिए तो आपको पता चला कि प्रपोजिशन के बाद आपको रखना पड़ेगा उसे। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। इस तरह से सेकेंड कर रहा है हु वर यू टॉकिंग टू, तो आई एम टॉकिंग टू रोहित, आई एम टॉकिंग टू दीपक, आई एम टॉकिंग टू दिस दैट वट एवर, ठीक है। तो यहाँ पर टू के बाद हमने जो आंसर लगाना पड़ा वो हु का आंसर था। इससे हम कह सकते हैं कि हु क्या है? एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही बात? तो जब भी किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक WH वर्ड होता है तो वैसे सिचुएशन में प्रपोजिशन को सेंटेंस के एंड में रखा जाता है। ये कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। जनरली हम लोग प्रपोजिशन के बाद हम V1 प्लस ing का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रपोजिशन है, पर्टिकुलरली एक ही प्रपोजिशन है जो कि अपने बाद V1 लेता है, और वो कौन है? टू है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बतला दूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर टू के बाद हम V1 प्लस ing का यूज करते हैं। इसका मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, कब हमें टू के बाद V1 यूज करना चाहिए और कब टू के बाद V1 प्लस ing का यूज करना चाहिए, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है यहाँ पर। तो इसी कंफ्यूजन को हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आपको एक चीज बतला दे रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं वर्ड्स है ना, फर्स्ट हो गया अपोलोजाइज, बिलोंग, contribute, devote, happen, listen, object, prefer, reply, subscribe, take, addicted, ठीक है। बहुत सारे हैं, ambitious, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जिनके बाद प्रपोजिशन टू तो हमेशा लगता ही लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें टू लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे सिचुएशन में यानी इन वर्ब के साथ तो टू लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ इनके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्म में रहते हैं? V1 प्लस ing फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, मेनी यूथ इन आवर कंट्री आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। देखिए एडिक्टेड वर्ड आ गया, और एडिक्टेड जो है वो हमेशा क्या लेता है? प्रपोजिशन टू लेता है। अब इसके बाद आपको अगर वर्ब यूज करना पड़ेगा तो निश्चित तौर पे V4 का यूज करना पड़ेगा, आई मीन V1 प्लस ing का यूज करना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर रखेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर एरर आ जाए क्वेश्चन तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो गया। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये प्रपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं। तो देखिए वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के कंसेप्ट्स पे एरर होते हैं, और ये इसलिए ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें एक ही वर्ड के साथ वैरायटी ऑफ प्रपोजिशन यूज होते हैं, और जब वैरायटी ऑफ प्रपोजिशन एक ही वर्ड के साथ यूज हो जाता है उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिस वजह से ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इस बात पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपका क्लियर हो, जिसके हेल्प से आप प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल देखें, कह रहा है ही इज ब्लाइंड इन राइट आई, और दूसरा है शी इज ब्लाइंड विथ बोथ आईज। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ब्लाइंड, और इस सेंटेंस में भी वर्ड ब्लाइंड यूज किया गया है। लेकिन जो आपको डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसमें पहला सेंटेंस जो है उसमें आप देख रहे हैं ब्लाइंड के साथ इन यूज किया है,
और सेकंड सेंटेंस अगर देखें तो ब्लाइंड के साथ विथ यूज किया है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ब्लाइंड इन कब यूज करना और ब्लाइंड विथ कब यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लाइंड इन तब यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा होता है, यानी एक आंख से वो देख नहीं सकता, तो वैसे सिचुएशन में ब्लाइंड के साथ क्या यूज करना चाहिए, इन का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोनों आंख से अंधा है तो वैसे सिचुएशन में आपको ब्लाइंड के साथ क्या यूज करना है, विथ का यूज करना है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर एक ही वर्ड्स के साथ वैरायटी ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट हम लोग कॉमन एरर यानी स्पॉटिंग एरर पे बात कर रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को बहुत ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते हैं। इसका एक अलग जो होगा हमारा सेशन होगा जिसमें हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इस बात को जानकारी देना चाह रहा हूँ कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड अगर एरर होता है तो वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देखा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने प्रीपोजिशंस के कंसेप्ट्स को समझा। अब टाइम आ गया है क्वेश्चंस डिस्कस करने का, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है सबसे पहला है ना, वो है एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, तो रिसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, IBPS PO 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। अब देखिए कह रहा है द मूवमेंट व्हिच एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज hopes to bring people together to think about what they can do for reduce harmful pollution. स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा एरर है बहुत छोटा एरर लेकिन बहुत सिंपल एरर है। ठीक है, जो आज हमने डिस्कस भी किया है। यस राइट, आप सही समझे। यहाँ पर रिड्यूस के जगह पर क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग क्यों होगा इसको समझते हैं जरा। तो मैंने क्या बताया कि प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब अगर आता है वो कौन से फॉर्म में रहता है, आईएनजी फॉर्म में रहता है। देख सकते हैं आप, फोर लगा हुआ है जो कि प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब यहाँ पर किया गया था रिड्यूस, वो V1 था जो कि रॉन्ग है। तो क्या यूज करना है हमें, V4 का यूज करना है। तो एरर तो आपको दिख गया, किस पार्ट में है आपका, डी पार्ट में। दैट्स ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।